दोस्तों, सबसे पहले आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? नेक में होती है। ये अंग्रेजी के एच शेप बोलो होती है अक्सर के। इसमें दो लोब होते हैं, ठीक है, टू लोब से मिलकर बनी होती है और उत्पत्ति में एंडोडर्मल होती है। आपको एच शेप नजर आ रहा होगा, ये दोनों लोब है। इसके बीच का जो पार्ट होता है इसको स्टेमस कहते हैं, जो कि नॉन ग्लैंडुलर पार्ट, अग्रंथिल भाग होता है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब पर दो पेयर के रूप में पार्श्व सतह पर पैराथायराइड ग्लैंड ग्रंथियां, ठीक है, लगी होती है। ओके, तो सबसे पहले पोजीशन क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि अपने को इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए ताकि हम सारा फंडा क्लियर कर सके। यार ये T3 T4 क्या है, थायरोक्सिन क्या है। ओके, उसके लिए यहाँ पर मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बताई है। जब हम थायराइड ग्लैंड का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप में इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आती है, जिसमें ये जितने भी हैं इनको बोलते हैं वेसिकल्स ऑफ थायराइड, यानी थायराइड, ठीक है, की पुट्टी का है। फॉलिकल्स कह सकते हैं, वेसिकल्स कह सकते हैं। और इनके अंदर ये जो आपको नजर आ रही है, जो सब में होती है, मैंने एक में बताई है, ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ग्रंथिल घनाकार उपकला आपको नजर आ रही है। ये ग्रंथिल घनाकार उपकला नजर आ रही है। इन ग्रंथिल घनाकार उपकला के द्वारा थायरोग्लोबुलिन या थायरोनिन बोलो हार्मोन का स्राव किया जाता है। हार्मोन का स्राव किया जाता है जो कि इनएक्टिव, निष्क्रिय रूप में होता है। क्लियर? और जब यही थायरोग्लोबुलिन बाहर आता है, ये जो चारों तरफ आपको स्ट्रोमा नजर आ रहा है जिसमें आयोडीन रिच होता है, उसमें जब क्रिया करता है तो वो T1 T2 T3 T4 में बदलता है। ओके, फिर इन बोलो फॉलिकल्स वेसिकल्स के बीच में जो अंतराल स्थान है, यहाँ पर आपको ये बोलो पैराफोलिकुलर सेल्स नजर आ रही होगी। पैराफोलिकुलर सेल्स, जिनको हम सी सेल्स, क्लियर सेल्स भी कहते हैं, जो कैल्सीटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। और ये कैल्सीटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, आपको क्या पता चला कि कैल्सीटोनिन हार्मोन अगर पूछा जाए किन सेल से, तो पैराफोलिकुलर सेल से। और ग्लैंड तो आपका थायराइड ग्लैंड के अंदर ही यही है। ओके, उसके बाद थायरोग्लोबुलिन जो इनएक्टिव फॉर्म है वो स्ट्रोमा में आयोडीन से अभिक्रिया करके T1 T2 T3 T4 में बदलता है। ओके, क्योंकि सब जानते हैं थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है, लेकिन आपको T3 T4 या थायरोक्सिन इनका फंडा समझना है तो इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। आई होप आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। ओके, उसके बाद अगर हम T1 T2 T3 4 की फुल फॉर्म देखें, T1 का मतलब मोनो आइडो थायरोनिन, मोनो आइडो थायरोनिन, ठीक है। इसी तरह से T2 को बोलते हैं डाई, ठीक है, डाई आइडो थायरोनिन। T3 का नाम होता है ट्राई आइडो थायरोनिन और T4 मतलब टेट्रा, ठीक है, आइडो थायरोनिन। और दोस्तों, जो T4 होता है उसी को थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, तो आई होप आपको T1 T2 T3 की फुल फॉर्म पता चली होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म इन ब्लड, रक्त में सर्वाधिक स्थायी रूप जो होता है वो T4 का होता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। मोस्ट एक्टिव बोलो फॉर्म ऑफ टिश्यू, उत्तक में सर्वाधिक स्थायी बोलो सक्रिय रूप जो होता है वो T3 का होता है। ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें क्या पता चला कि फाइनली ब्लड में जो आपका हार्मोन सर्कुलेट होगा वो T4 यानी थायरोक्सिन होगा। इसीलिए हम अगर हमें जब भी पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड का कौन सा हार्मोन होता है तो हम थायरोक्सिन का नाम लेते हैं और थायरोक्सिन के कार्य ध्यान रखते हैं। तो थायरोक्सिन के वर्क देखें तो पहला, थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य करता है। पहला है बॉडी की बीएमआर। बीएमआर मतलब बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, आधार उपापचय क्रियाओं को इंक्रीज करता है।
दूसरा कार्य ये बॉडी में एटीपी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। क्लियर? बीएमआर बढ़ाएगा तो एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस फास्ट होंगे, और बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है। फैट का विघटन करवाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन वसा का क्या करता है? डिग्रेडेशन कराता है। ऐसे नोड पर डायरेक्ट इफेक्ट डालकर हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ये पांचों कार्य अपने में होते हैं, लेकिन 6 और 7 स्पेसिफिक फंक्शन है। एम्फीबियंस जो उभयचर होते हैं, मेंढक वगैरह, उनमें कायांतर मेटामॉर्फोसिस की को प्रेरित करता है यही थायरोक्सिन हार्मोन। यानी आपसे मैं कहना चाहता हूं कि टेडपोल, ठीक है, को जो टेडपोल लार्वा होता है उसको वयस्क में बदलना क्या कहलाता है? बोलो, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। और इसका प्रेरण कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। इसलिए दोस्तों अक्सर क्वेश्चन आता है कि तालाब में क्या डाला जाए कि बोलो टेडपोल ज़्यादा फ्रॉग में बदलेंगे? आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन होगा, क्योंकि आयोडीन ज़्यादा मिलाओगे पानी में तो आपको जो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रोमा में आयोडीन ज़्यादा होगा तो बोलो इनएक्टिव का एक्टिव फॉर्म में बदलना ज़्यादा होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस फास्ट होगा। क्लियर? इसी तरह से रेप्टाइल्स सरीसृप में निर्मोचन, मॉल्टिंग की क्रिया को प्रेरित करता है। दोस्तों ये सारे फंक्शन थायरोक्सिन हार्मोन के सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये पर्टिकुलर एम्फीबियंस में और ये रेप्टाइल्स में है। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगर हमने कार्य देख लिया तो फिर हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म देखना पड़ेगा। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब हाइपो सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का कम स्त्राव होने पर क्या क्या होता है? और हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन यानी हाइपरथायराइडिज्म। दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म में 4 प्रॉब्लम आती है। एक होता है सिंपल ग्वाइटर, सामान्य गलगंड। बोलो पहले बहुत होता था, बोलो आयोडीन की कमी से यहाँ पर ये साइज इस तरह से बढ़ जाती थी, लेकिन आयोडीन युक्त नमक खाने पर ये दूर हो जाता है। सिंपल ग्वाइटर समझ में आया होगा। फिर है क्रिटिनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चों में ड्रोफिज्म, बोनापन हो जाता है, जिसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। और ऐसे बच्चे, बोलो बोने बच्चे मानसिक रूप से मेंटली रिटार्डेड होते हैं। क्लियर? ओके, क्रिटिनिज्म ध्यान रखना है। ग्रोथ हार्मोन की कमी से भी बच्चों में बोनापन होता है, लेकिन वो बोने बच्चे मेंटली ओके होते हैं और आपसे में को सर्कस में काम करते हैं जिनको एटलियोसिस कहते हैं। जबकि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो बच्चों में बोनापन, ड्रोफिज्म होता है उसे क्रिटिनिज्म कहते हैं, और ऐसे बच्चे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। फिर मिक्सोइडिमा रोग, आज के टाइम में फीमेल में जो हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है उसको मिक्सोइडिमा के नाम से जाना जाता है। बोलो उनमें महिलाओं में बीएमआर डिक्रीज हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और वेट गेन होता है। ये वेट गेन क्यों होगा? क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन वसा का विघटन कराता है। जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो वसा का विघटन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर वेट गेन होगा। क्लियर? तो आज के टाइम में जो लड़की और महिलाओं में जो हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस होता है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि आज के टाइम में फीमेल्स, लड़कियां अपने वेट थोड़ा सा गेन होने पर कॉन्शियस हो जाती है और जाके डॉक्टर को चेक कराते हैं तो उनके हाइपोथायराइडिज्म निकल के आता है, जिसको मिक्सोइडिमा रोग कहते हैं। उसके बाद हाशीमाटो रोग, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसे सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। बोलो हाशीमाटो नामक व्यक्ति के अंदर जब आप समय को एक बार थायराइड ग्लैंड में चोट लग गई तो उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं वही क्या करती है? एंटीजन का काम कर जाती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनकर पूरे थायराइड ग्लैंड को ख़त्म कर दिया जाता है, जिसे सुसाइड ऑफ थायराइड कहते हैं। और ये हर किसी में नहीं होती, ऑटो इम्यून पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, जिसे हाशीमाटो रोग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, एक है एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। दोस्तों नाम से पता चल रहा है एक्स का मतलब एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर की ओर, और ऑप्थेल्मिक का मतलब आई बॉल। क्लियर? यानी आई बॉल
की साइज का इंक्रीज होना और बाहर निकली हुई बोलो प्रतीत होती है, उसको एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कुछ लोगों की आंखों की आई बॉल बड़ी हो जाती है, लाल लाल और बाहर निकली हुई दिखाई देती है। इट मीन्स उन्हें बोलो ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। और ग्रेव रोग और पाल्मर रोग ये भी हाइपरथायराइडिज्म को शो करता है। हाँ, ग्रेव के अंदर थायराइड ग्रंथि की सिमेट्रिकल ग्रोथ होती है और पाल्मर में अनसिमेट्रिकल ग्रोथ होती है। एंड रिजल्ट क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर बॉडी में बीएमआर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब थायरोक्सिन का सीक्रेशन ज़्यादा होगा तो उसका कार्य इंक्रीज होगा, बोलो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वेट लॉस होगा और हार्ट रेट बोलो इंक्रीज होगी। इसका मतलब हुआ कि हाइपोथायराइडिज्म से वेट गेन होता है और हाइपरथायराइडिज्म से वेट लॉस होता है। क्लियर? तो आपसे मैं करूं दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में बोलो शॉर्ट फॉर्म में पूरी थायराइड ग्लैंड की A to Z इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आई होप आपको लेक्चर जरूर पसंद आया होगा और आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी तरह से स्मार्ट तरीके से अगर बायोलॉजी को पढ़ा जाए तो बायोलॉजी बहुत इजी हो जाती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें और जो गोल लाइफ में आपने बनाया है उसको जरूर प्राप्त करें। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक।